हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि भारद्वाज है। MPPSC 2020 में मेरी सेकंड रैंक आई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपने फेलियर्स और अपने लेसन शेयर करूंगी। मैंने 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। 2018 तक मैंने जॉब किया। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी और यहाँ पर मैंने GS का क्लासरूम कोर्स लगा लिया था। MPPSC 2020 मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट 2019 था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। सेकंड अटैम्प्ट में फिर मेरा अंतिम चयन हुआ। MPPSC एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और मैंने पहले इसमें मेंस की तैयारी किया, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए मैं आगे बढ़ी। तो ये सीक्वेंस मैंने इसलिए फॉलो किया क्योंकि 2019 में जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तब ये समझ में आया कि मैं फैक्ट्स को याद ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मेंस की तैयारी पहले करने से मुझे उन फैक्ट्स को याद रखने के लिए एक बैकग्राउंड सेट हो गया था। अभी जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ किया है। आपको ठीक लगे तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। जो अब हमारे जो प्रीलिम्स है उसमें 10 यूनिट होती है। उसमें से पहली 4 जो MP वाली यूनिट है, उसके लिए मैंने पुणेकर पब्लिकेशंस और महावीर पब्लिकेशंस की किताब अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पढ़ी थी। इसके बाद सेकंड अटैम्प्ट तक परीक्षा धाम करके एक नया आए हैं और उनकी बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। तो ये तीनों बुक्स को मैंने मल्टीपल रिविजन्स किया MP के लिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 किताबें मेनली रेफ़र करी थी, एक स्पीडी रेफ़र किया था और एक एग्जामपीडिया। और इसके बाद मार्केट में जो भी मुझे करंट अफेयर्स का मटेरियल मिलता था, मैं उसको फॉलो करती हुई चली जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि MP को छोड़ के जो बाकी करंट अफेयर्स है वो हर बुक में किसी भी तरीके से पूरा नहीं मिल सकता है। तो आप मल्टीपल सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं। GS के लिए, GS फॉर प्रीलिम्स, मैंने सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ा था और उसी को बार बार रिवाइज़ किया था, क्योंकि मैं पहले मेंस कर चुकी थी। तो मुझे जो फैक्ट्स याद करने थे पॉलिटी या इकोनॉमी, हिस्ट्री के, उनमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आया। एक बार प्रीलिम्स को पूरा फोकस कर लेते हैं, इसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी भी MPPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आप उसमें से 100 में से 60 या 65 क्वेश्चंस बहुत ईजीली कर पाएंगे। जो पूरा थ्रेशोल्ड है, मतलब जो आपको इन या आउट कराता है, वो नेक्स्ट के 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या प्रोसेस है, उसको बहुत अच्छे से समझ लें। इसके लिए मैंने किसी भी 2 संस्थान की टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन लगाने के बाद उसको एनालाइज करने का समय ही नहीं दे पाएंगे। तो किसी भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लीजिए और उसको बहुत अच्छे से फिनिश कर लीजिए और एनालाइज करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपसे गलती हो रही है। दूसरी बात एक और है कि प्रीलिम्स नॉलेज का इतना नहीं है जितना कि आपका प्रेशर मैनेजमेंट का है। कई बार हम जो क्वेश्चंस हम नॉर्मली ठीक करते हैं, वो वहाँ पे जाके हम गलत OMR फिल कर देते हैं। तो फॉर प्रीलिम्स अपना ध्यान बिल्कुल प्रॉपर्ली करना है और क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस कर लेना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अपनी गलतियों का एनालाइज करना है, ताकि आप मेन एग्जाम में जाके गलती ना करें। मेंस के लिए भी हमें सेम करना है कि अभी आपके पास 2020 और 21 2 बार के टेस्ट पेपर्स आ चुके हैं। आप उनको एनालाइज करिए और जो 3, 5 और 11 मार्कर्स हैं, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंट तरीके से तैयारी करनी है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। 3 मार्कर्स में क्या है कि वो बिल्कुल ही फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसा जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उस समय पे जो हमारे फैक्ट आते हैं, जो करंट अफेयर्स के फैक्ट होते हैं, स्कीम्स होती हैं या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सब 3 मार्कर का पार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको एडिशनल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी प्री के जो मटीरियल है उसको ब्रशअप करते जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि 3 मार्कर्स में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी जब मैं 2020 का पेपर लिख रही थी, तो सारे पेपर में 8 से 10 3 मार्कर्स ऐसे थे जो मैंने बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़े थे। उनको कवर करने के लिए हमें 5 और 11 मार्कर में अपना पूरा फोकस करना पड़ेगा। अब जो 5 मार्कर्स आते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। पहले जो सीधा ही फैक्चुअल है, और दूसरे वो जिसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस भी नहीं, थोड़ा सा ओपन एंडेड होता है, जैसे कि उसमें क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि इस पर चर्चा करें या इसकी भूमिका बताएं, इस पर टिप्पणी करें। तो और इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस का रेशियो 50-50% होता है। तो जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फैक्ट लिखना है, तो उसमें आपकी जो 3 मार्कर वाला नॉलेज है, उसी सेम को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ, फिर उसमें थोड़े सा आप स्टैटिस्टिक्स डाल दीजिए, एग्जाम्पल्स दे दीजिए, और इसी को एक्सटेंड करके 5 मार्कर में कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 5 मार्कर्स में आपको थोड़ा सा ओपन एंडेड सवाल आता है, वो जैसे कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि आपको प्राचीन भारतीय साहित्य पर ऐसे लिखना था। अब 5 नंबर में ऐसे लिखना बहुत मुश्किल है। यदि आपने अपनी नॉलेज को कंसाइज करके नहीं रखा है, तो आप एक नियत समय में उसको पूरा नहीं कर पाएंगे।
अब मैं यहाँ पर आपको अपने सोर्सेज के बारे में बताऊँगी जो मैंने मेंस के लिए स्पेसिफिकली रिटर्न पार्ट के लिए फ़ोकस किया। मैंने क्या किया कि जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए कोई भी ऐसी कोचिंग या मतलब ऐसे नोट्स अवेलेबल नहीं है इंदौर में इस समय जिसको आप कम्प्लीटली रिलाई कर पाएँ। तो मैंने एक हिंदी मीडियम संस्थान से ही नोट्स लिए और उनको अपना रेफरेंस मान के अपने खुद के नोट्स बनाने शुरू किए। मैंने ये उनसे समझा कि किसी भी टॉपिक की डेप्थ कितनी है, वो डेप्थ मुझे उन नोट से मिला और उसके बाद उसका मटेरियल मैंने खुद से बनाया। क्योंकि मैं यूपीएससी की कोचिंग कर चुकी थी कॉम्प्रिहेंसिव जीएस के लिए, तो मुझे उसमें से अपने मटेरियल को कट शॉर्ट करना पड़ा। यूपीएससी की तैयारी में आपको चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना पड़ता है और यहाँ पर आपका विड्थ बहुत हाई होता है। तो मैंने उस कंटेंट को यूज़ करते हुए अपने यहाँ के 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स में डालना शुरू किया। अब मुझे नोट्स को मैंने बैकग्राउंड बनाकर जो भी टॉपिक है उसकी डेप्थ समझ लिया। इसके बाद जैसे जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, पीआईबी हो गया, विकासपीडिया हो गया, या जो बड़े अभी यहाँ के कोचिंग संस्थान हैं इनके पेजेस हैं, इनसे मैंने बाकी टॉपिक्स पे 2-2 पेज का नोट कंप्लीट कर लिया कि आपको आपका कंटेंट हमेशा रेडी रखना है। अभी बाकी सबसे पहले बुक्स में एनसीईआरटी आएगा। एनसीईआरटी आपको 9 से 12 तक की पूरी कंप्लीट करनी है। आप इस बार का भी 2021 का भी पेपर देखेंगे तो जो साइंस का पेपर है जिससे मूलतः बहुत सारे लोग डरते हैं, उस वाले पेपर में भी एनसीईआरटीज़ पढ़ के ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। मतलब स्पेसिफिकली साइंस वाला पार्ट वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है। तो आप नोट्स कहीं और ढूंढने की जगह सबसे पहले एनसीईआरटीज़ फिनिश करें। इसके बाद आपका जो मटेरियल है उसी मटेरियल में ऐड ऑन करने के लिए नया रेलेवेंट कंटेंट डालें। तो वो मैंने यहाँ के अपने नोट से फिनिश किया, गवर्नमेंट साइट से लिया। और जैसे हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो डायनामिक होते हैं नेचर में, जैसे वाटर कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारे टॉपिक्स के लिए मैंने मेंस 365 आता है यहाँ पे विजन आईएएस का, उसको यूज़ किया था। मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती कि आप एक कोई सोर्स पढ़ लें तो वो सोर्स आपको कम्प्लीटली हेल्प कर जाएगा। मैंने बहुत सारे सोर्सेज लिए हैं और हर सोर्स से थोड़ा थोड़ा लेके अपना फाइनली नोट्स प्रिपेयर करे हैं, जो कि मैक्सिमम 2 पेज के होते थे। क्योंकि आप ये मानिए हमारा जो पेपर है उसमें हाईएस्ट मार्क्स 11 मार्क्स है, जिसमें 2 पेज लिखना होता है। तो किसी भी टॉपिक पे रिसर्च नहीं करना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन हर टॉपिक में आपके पास एक रेलेवेंट नोट प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी और जो एमपी के स्पेसिफिक टॉपिक्स होते थे उसके लिए अब वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो मैंने वहाँ पे जितने नोट्स थे उन सारे नोट्स में से 2 संस्थान, और जैसे कि एमपी के रियासत है तो अब आप 6 से 7 कोचिंग के नोट्स लेकर और उनसे मत बनाइए, कोई भी 2 ले लीजिए। उन दोनों में से जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो एडिशनल हैं, उनको मिला के अपना नोट तैयार कर लीजिए। फिर उतने पे भरोसा रखें कि अब जो भी सवाल आने वाला है मैं इसी 2 पेज के कंटेंट में से उसको अटेम्प्ट करने वाली हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनको रेफर्स करूँ। जैसे कि अगर मुझे एमपी के लिए कोई पॉलिसी पढ़नी है तो हम मध्य प्रदेश का बजट उठाएंगे। अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस है, मैंने उसमें जो रिपोर्ट्स डाली हुई हैं सरकार ने, उन रिपोर्ट्स को पढ़ा था। और उससे क्या होता है कि आपको सरकार का दृष्टिकोण पता लगता है। आप जनसंपर्क को डेली पढ़ें, मतलब वो इसके लिए है ताकि सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप किसी स्टैंडर्ड या किसी रेफरेंस बुक से तो बाद में पढ़ने ही वाले हैं ना, वहाँ से पढ़ने से अच्छा है कि आप खुद उसको प्राइमरी सोर्स से पढ़ें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे मुझे प्रीलिम्स में भी फ़ायदा मिला। जो हमारी यूनिट 10 है वो कमीशंस पे बेस्ड है, तो रादर देन कि आप किसी बुक से पढ़ लें, आप हर उस कमीशन की वेबसाइट पे जाके अगर अबाउट अस पढ़ते हैं तो उसमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी क्वेश्चन में आने वाली है। इससे आप फर्स्ट हैंड नॉलेज ले रहे हैं। इसके बाद लास्ट होता है 11 मार्कर्स। तो 11 मार्कर्स मेरे लिए सबसे ईजी थे क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं होने की वजह से मुझे वो स्कोप ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसको कहाँ लिख पाऊँ। तो 11 मार्कर्स में मैंने हर एक क्वेश्चन का एक ऑलमोस्ट रफ स्ट्रक्चर मेरे पास रेडी था कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, और मैंने जो हमारा सिलेबस है उसमें हर एक यूनिट है, तो यूनिट के अनुसार मैंने ये एक सोच के रखा था कि इस यूनिट में से 11 मार्कर इसमें बनने के चांसेस हैं, इस टॉपिक का स्कोप इतना है। तो हर उस क्वेश्चन को मैंने पहले से ही खोज के रखा था। अब और एक और चीज़ है कि पेपर 3 छोड़ के बाकी सारे पेपर में आपको 11 मार्कर्स पे ऑप्शन मिलता है। तो मैं उस पार्ट को अटैम्प्ट करती थी जिसमें ओपन एंडेड सवाल होता था, जैसे चर्चा करे वाला सवाल है, तो मैं उसको अटैम्प्ट करूँगी क्योंकि उसमें मेरे पास डायमेंशंस और एग्जाम्पल्स देते हुए अपनी बात को बेहतर रखने का ज़्यादा स्कोप होता है। तो इस प्रकार से मैंने मेंस की तैयारी किया, जिसमें मैंने ज़्यादा फोकस अपने लिखने की स्पीड पर, अपने कंटेंट पर, एग्जाम्पल्स पर और पेपर फिनिश करना। और लास्ट में आते आते मैंने प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ध्यान दिया था। तो क्योंकि 1400 नंबर का मेंस है और आपको लिस्ट में आने में मेंस की सबसे अहम भूमिका है। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा हुआ है, आप सारे पेपर फिनिश करके आए हैं, आपने डिमांड को जस्टिफाई किया है, तो आप मान के चलिए कि आप मेन लिस्ट में तो पक्का आ रहे हैं। लास्ट स्टेज आता है इंटरव्यू, और अगर मेंस आपको लिस्ट में लेकर आएगा तो जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 175 नंबर का है, जिसमें जो इस बार मैंने वेरिएशन देखा कि 80 से लेकर 165 तक नंबर में वेरिएशन आया है।
और जो इतना बड़ा नंबर है, इसी में आपकी रैंक डिसाइड होगी। 5-5 नंबर पे आपकी जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप, ऐसा नहीं है कि मेंस का रिजल्ट आएगा उस दिन के बाद से शुरू करेंगे। इंटरव्यू आपका डे 1 से चालू हो जाना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर में जो सरकार के निर्णय आ रहे हैं उन पर ध्यान दें। जो भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे घटनाक्रम चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपकी जो हॉबीज़ है, आपकी हॉबी ऐसी ना हो कि आप उसको मेंस के बाद फैब्रिकेट कर रहे हैं। अपने हॉबी पे काम पहले से चालू करें, और अगर कोई नई भी है तो हॉबी बनाएं, ऐसी हॉबी जो आपको ये जो तैयारी है इसमें हेल्प भी करे और बाद में भी आप उसको एक सस्टेनेबल तरीके से चला सकते हैं। ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है और इसमें ये चेक हो रहा है कि आप अधिकारी बनने लायक हैं या नहीं। और वो जो क्वालिटीज़ आप एथिक्स में पढ़ते हैं कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में हम्बलनेस होना चाहिए। जो व्यक्ति आपको इंटरव्यू रूम तक लेके जा रहा है उसके प्रति भी आपके मन में ग्रैटिट्यूड का भाव हो, तो आपकी जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। इसी के साथ मैंने ये और महसूस किया वहाँ जाने के बाद कि आपकी जो शब्दावली है, आप जो भी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो यदि आपको लग रहा है कि आप में कुछ, आपकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है या आपकी भाषा ठीक नहीं है, तो उसको पहले दिन से सुधारने का प्रयास करें। एक और चीज़, जो इंटरव्यू है इसमें आपका तनाव प्रबंधन का भी टेस्ट होता है। यदि वो आपको कोई डिफ़िकल्ट सवाल पूछ भी रहे हैं तो आप उसको कैसे मना कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप प्रेशर में कैसे बिहेव कर पा रहे हैं। सो इस चीज़ पर आप फोकस करें। अभी मैं पेपर के अतिरिक्त उन पॉइंट से बात करना चाहूँगी जो क्वेश्चंस मेरे पास काफ़ी आए हैं इतने दिनों में, और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन पे भी फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम और उसका पैटर्न और उसके सोर्सेज तो आपको हर जगह से मिल जाएंगे। मैं दूसरी चीज़ों पर आपसे बात करना चाहती हूँ, जैसे कि पहला, कि हम अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हम 1-2 दिन तो कंटिन्यूसली पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरे समय पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। पिछले 5 साल में मुझे भी कम से कम 100 से 200 बार तो ये ज़रूर लगा था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। इससे बेहतर मैं अपनी जॉब कर रही होती, मैं शायद बेहतर अर्न भी कर रही होती, ये मुझे करना ही क्यों है। तो जब तक आपको इस क्यों का जवाब नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको ये पूरी जर्नी बर्डन लगेगी। मेरे लिए इसका फोकस ये था कि हम सबके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उन राइट्स को फुलफ़िल करने के लिए एक पूरी मशीनरी काम कर रही है। मुझे उस मशीनरी का हिस्सा बनना था। मतलब यदि किसी तक एसेंशियल सर्विसेज पहुंचानी है या उसका जो राइट है वो पूरा करना मेरी ड्यूटी हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और फिर मुझे लगता था कि यार कितना सिंपल एग्ज़ाम है, मुझे सिर्फ 6 पेपर लिखने हैं, एक इंटरव्यू टेस्ट देना है और उसके बाद मुझे एक बहुत ज़्यादा बड़ी डिसीजन मेकिंग पावर मिलने वाली है। तो वो मेरे लिए एक इंटरनल मोटिवेशन का काम करता था। इसी के साथ एक एक्सटर्नल मोटिवेशन में ये ज़रूर था कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही। मेरी फैमिली और मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स से मैं कभी भी आइसोलेट नहीं हुई। जिस भी वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब डाउनफॉल आने वाला है मेरा, तो मैंने हमेशा अपने घर वालों से बात किया। पहले 2 मिनट डांटेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद 10 मिनट समझाएंगे भी। तो इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर कभी भी कुंठा का भाव नहीं आया, और जब वो भाव नहीं आया ना, तो मैंने कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करा। मैं जब जॉब छोड़कर आई थी तब मेरा ये फोकस था कि मैं मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट दूँगी, 2 साल लगाऊंगी और उसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी। लेकिन वो जो 2 साल से 5 साल को एक्सटेंड कर रहा और मुझे आज ये जो उसका फल मिला है, इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन फैमिली का है, नहीं तो मैं इस पूरे प्रोसेस को सर्वाइव ही नहीं कर पाती। और मोटिवेशन के लिए मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं पहले से थोड़ी सी ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल रही हूँ। मैं सबको एक सजेशन देना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है कि आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो किसी भी शांत जगह जाकर, चाहे वो मंदिर हो, चाहे आपका कोई भी धर्मस्थल हो, वहाँ जाके बैठें। अपना एक रूटीन बनाएं कि आपको वहाँ जाके 5 से 10 मिनट बैठना ही है। कुछ पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे धर्म के जो भी आपके प्रकांड होते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है। बस बैठें आप वहाँ पर, थोड़ा आत्मावलोकन करें, क्योंकि हमको जो इस प्रोसेस में लगे रहने के लिए एक संबल चाहिए होता है, वो आपको खुद से लेना पड़ेगा, आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ अपने रूटीन में लेकर आएँ। आपके मन में हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रहनी चाहिए और वो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। एक और दूसरा बहुत बड़ा सवाल आया है कि जहाँ सबने पूछा है कि उनको याद नहीं होता है या उनसे आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, उनके आंसर्स अच्छे नहीं लिखे आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी पहले आती थी कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी। आपको अपना बचपन कभी नहीं भूलना है। जब हमको पहले नहीं याद आता था तो हम बोल बोल के पढ़ते थे। तो हर वो टेक्निक जो आपको बचपन से जो हेल्प करती हुई आ रही थी, उस टेक्निक को फॉलो करें और बार बार प्रैक्टिस करें। एमपी नहीं याद हो रहा है, 4 बार रिवाइज़ करना है। और आंसर राइटिंग अगर आपसे नहीं करते बन रही है तो मॉडल आंसर उठाइए, मॉडल आंसर छाप दीजिए। मतलब आपके दिन में लाइब्रेरी जाने से पहले आपका ये डिसीजन होना चाहिए कि आज मैं आने से पहले कितना फिनिश करके आने वाली हूँ। यदि वो मोटिवेशन आपके साथ जाते से ही रहेगा तो आप मान के चलिए कि शाम को आपको कभी भी निराशा नहीं लगेगी कि पढ़ाई नहीं हुई या मैं कर नहीं पाया या ये मोटिवेशन नहीं आया। और दूसरी बात, कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरे समय तक
प्रीलिम्स मोड में ही पढ़ाई कर रहे हैं कि जब तक प्रीलिम्स नहीं होता है तब तक आंसर नहीं लिखेंगे। तो ये एग्ज़ाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज मेंस है और इसमें आपको दिन में 3 घंटा लगभग 60 क्वेश्चन पूरे तरीके से हल करने हैं। तो यदि आप दिन का 20 से 30 पेज नहीं लिख रहे हैं तो आप अपने आप को तैयारी नहीं कर रहे हैं उन 6 दिनों के लिए। तो अपने दिन को 2 भाग में डिवाइड करिए, पहले में पढ़ना है, दूसरे में लिखना ज़रूर है। नहीं लिखा जा रहा है, सेम आंसर को 5 बार लिखिए, उसको चेक कराइए। आपको लग रहा है इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूव करिए। 2020 का जब मैं मेंस लिख रही थी उसके पहले और उस एग्ज़ाम लिखने तक मेरे जो मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आया था उस पूरे में मैंने उसको बार बार लिखा था। मैं सेम आंसर को 4 बार लिख चुकी थी। तो मुझे ये क्लियर था कि जब मैं फाइनल पेपर में आएगा तो मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो जितना आप पहले प्रिपेयर रहेंगे उतना एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म हो पाएगा। एक और सवाल आता है कि हमें सोशल मीडिया का कितना उपयोग करना है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अब आपको सोशल मीडिया पूरी तरीके से बंद कर देना है तो ये इम्पॉसिबल है। बस ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि आप जो भी मीडिया यूज़ कर रहे हैं आप उसको अपने रेफरेंस में यूज़ करें। जैसे कि यूट्यूब देखना है, बिल्कुल यूट्यूब देखिए, लेकिन उसमें आप बाकी एंटरटेनमेंट के साथ ये भी देखिए कि एआई के कितने नुकसान या फ़ायदे हैं, क्योंकि वो आपका टॉपिक है सिलेबस का। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन के कितने लेवल हैं, या चंद्रयान 3 के क्या कौन से पार्ट्स हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप अपना एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं क्योंकि आप ऑडियो विजुअल्स में चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आपके काम भी आ रहा है। और हर वो चीज़ जो एक लिमिट के क्रॉस चली जाएगी वो आपके लिए फिर नुकसानदेह रहेगी, तो उस पर आपको फोकस करना है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम सूटेबिलिटी का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम ये चेक नहीं करता है कि आप कितने ब्रिलियंट हो, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना अच्छा है। ये एग्ज़ाम ये चेक कर रहा है कि आप कितने पेशेंस के साथ ये जो लंबा लगभग 1 से 1.5 साल का प्रोसेस होता है इसमें कितना कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पा रहे हो। यदि आपने वो बेसिक काम पूरा किया है तो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, और यदि नहीं भी हुआ ना तो आप इतना ज़्यादा सीख के जाओगे कि आप हर फील्ड में अच्छा करोगे। और तो इसलिए अपने आप को कभी भी ईगो में लेके नहीं आना है कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और काम करते चलो। और जब आपके 2 या 3 अटैम्प्ट ऐसे हो जाएं जो आपने बहुत सीरियसली दे चुके हैं तो आप कोशिश करें कि आप प्लान बी की तरफ भी सोचें, क्योंकि ये प्रोसेस, ये एग्ज़ाम में जो विनिंग या ऐसा बोलना चाहिए जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है। अगर हम इसके भरोसे बैठे रहेंगे तो जो हमारे इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं उन सालों में शायद हम उतना जस्टिस ना कर पाएँ। तो कोशिश करें कि अटैम्प्ट पहले से सोच के रखें। जब आप तैयारी शुरू करें तब आपका ये क्लियर होना चाहिए कि मैं इतने समय में तैयारी करके वापस जाऊंगा या वापस अपने दूसरी चीज़ अपना फोकस करेंगे। और बाकी मेरी हर एक स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डीकेटी की टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। ऑल द वेरी बेस्ट।